अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन या इस्कीमिया। बेसिकली मेजेंटेरिक मतलब हमारी जो जीआईटी ट्रैक है, और इस्कीमिया मतलब जब उसके पास ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उसके जो सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन, इसको मेजेंटेरिक इन्फेक्शन के साथ कोरिलेट नहीं करना या मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो इन्फेक्शन और चीज होती है, इन्फार्क्शन और चीज होती है। इन्फेक्शन होता है जब कोई भी हमारे पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया बॉडी का। लेकिन जो इन्फार्क्शन है उसके अंदर क्या है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है और जो सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो हम उसको ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है हमने उसको पिक कैसे करना है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो पेशेंट है उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे। फर्स्ट ये था कि जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है वो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है या एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि जो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर से फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे उनको तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह के है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर हमने देखना है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट की वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारा स्टमक होता है वो और जो हमारा कोलोन होता है इनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है, अगर आपने ब्लड सप्लाई वाले टॉपिक्स प्रीवियसली देखे हैं तो आपको पता होगा कि स्टमक और कोलोन की जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है, एक दूसरे के साथ आर्टरीज जो है इतनी ज्यादा अनस्टमोज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक जीआईटी ट्रैक है और इसके साथ जो हमारे पास ब्लड वेसल्स पड़ी होती है, फॉर एग्जांपल हम यही सोच लेते हैं ये कोलोन है, तो कोलोन के साथ हमारे पास एक आर्टरी होती है जिसको हम मार्जिनल आर्टरी कहते हैं। बेसिकली वो आर्टरी जो है इस तरह आके डिफरेंट आर्टरीज से मिलकर बन रही होती है। इस तरफ से एक आर्टरी आती है और इस तरह, और ये अनस्टमोज हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एथीरोमा हो जाए, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पे प्लेग बन जाए, तो ये वाली जो आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई यहाँ तक प्रोवाइड कर सकती है। तो इस वजह से हमारा जो कोलोन, स्टमक और कोलोन, इन दोनों के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हैवी किस्म की होती है। ठीक है, बट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे इतनी ज्यादा आर्टरीज जो है वो अनस्टोमोज नहीं होती। तो इस वजह से जब भी हमारे पास मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन कहा जाए या इस्कीमिया कहा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 95% केस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फार्क्शन है। ठीक है, तो अल्दो कोलोन का भी इन्फार्क्शन होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि हमने इटियोलॉजीज को डिस्कस करना है कि मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन की इटियोलॉजीज क्या हो सकती हैं। इसके लिए एक लॉन्ग लिस्ट है लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए। एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसमें जो हॉलमार्क कहा जाता है वो कहते हैं कि इरेगुलर पल्स। ये क्या होता है इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर कि इरेगुलर पल्स क्या होती हैं। तो जस्ट इतना याद रखें कि जब इरेगुलर पल्सेस होती हैं ना, उस कंडीशन के अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, वो आकर ब्लॉक कर सकती है हमारी मेजेंटेरिक आर्टरीज को। तो इसका पेशेंट कुछ इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो कहते हैं कि एक पेशेंट है जिसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है और उसकी जो पल्सेस हैं वो इरेगुलर पल्स है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हमारे पास है एक्यूट एब्डोमेन की जो भी कंडीशंस हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, उन किसी कंडीशन के अंदर भी, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी किसी भी केस के अंदर, हमारी जो हर्नियाज है उसके किसी भी केस के अंदर, उसके अलावा अलॉट ऑफ कंडीशंस जो कि हम एक्यूट एब्डोमेन के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके आए हैं, उनके अंदर हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास वास्कुलाइटिस या हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इनके अंदर पॉली आर्थराइटिस नोडोजा एक कंडीशन होती है। उसके अलावा एसएलई लूपस इरिथमेटोसिस, ठीक है, सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोसिस, ठीक है, ये कंडीशन होती है। उसके अलावा हर्नियाज जो है उनकी वजह से हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड हो सकती है। इंटुसिसेप्शन या टेलीस्कोपिंग ऑफ
गट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये कंडीशन हो सकती है, ये मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के अंदर होती है। उसके अलावा वाल्वुलस, ये हमारे पास ट्विस्टिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक होता है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो मेजेंटेरिक है इंफार्क्शन हो सकती है या ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो सकती है। उसके अलावा अगर पेशेंट रेडियोथेरेपी ले रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और नॉन अक्लूसिव काजेज के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसका हार्ट ही इस काबिल नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि वो ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जीआईटी ट्रैक तक सेंड कर पाए, ठीक है। या उसके अलावा पेशेंट जो है वो शॉक में है, उस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन हो जाए, तो ये नॉन अक्लूसिव काजेज के अंदर आता है। ये हमारे पास जो मेन काजेज हैं उनको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। इसके अलावा एक लॉन्ग लिस्ट है, उन सारी चीजों की को जानने की जरूरत नहीं है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए जो बेसिक हैं, ठीक है। फिर इस कंडीशन के अलावा जो हमारे पास मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन है, इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स कौन सी, एक है एक्यूट कंडीशन और दूसरी है क्रोनिक कंडीशन। तो बेसिकली होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट कंडीशन या एक्यूट मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कंप्लीट इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। जो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर इस्कीमिया होगा और वो इन्फार्क्शन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारी जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही ड्यूडिनम के फर्स्ट टू पार्ट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक हो जाए या तो उस वजह से उसकी टेरिटरी में जितने भी जीआई स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारी की सारी इस्कीमिया या इन्फार्क्शन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो क्लिनिकल फीचर हम इसको कंपैरिजन में लेके चलते हैं, ठीक है। क्रोनिक की बात करें तो इसके अंदर पार्शियल इस्कीमिया होता है, ठीक है। किसी भी एक जो ब्रांच है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी टेरिटरी की वजह से हमारे पास किसी भी एक पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इन्फार्क्शन या इस्कीमिया हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो रिस्क फैक्टर्स के साथ आएगा, इटियोलॉजीज के साथ आएगा, जो कि हमने अभी डिस्कस की। उन इटियोलॉजीज के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है और उसके बाद वो ये कह देते हैं कि सडन ऑनसेट है, ठीक है, स्वीयर पेन है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, स्वीयर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है सडन ऑनसेट के साथ, ठीक है। उसके अलावा पर रेक्टल ब्लीड है और नॉन टेंडर है, दिस इज अ हॉलमार्क फीचर, नॉन टेंडर। जो हमारे पास एक्यूट मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन है उसका जो पेशेंट है वो नॉन टेंडर होगा, ठीक है, नॉन टेंडर याद रखना है, ओके। तो देखें हमारे पास जो है मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन या इस्कीमिया, उसके अंदर हमारी जो गट है वो उसके अंदर इन्फार्क्शन चल रहा होता है। सडन ऑनसेट स्वीयर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, पर रेक्टल ब्लीड होती है और नॉन टेंडर होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर किसी भी जगह पे इकट्ठी मिल रही हैं तो हमने जो फर्स्ट कंडीशन है वो मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन एक्यूट कंडीशन ही सोचनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक $1 बिलियन चीज और बता दूं आपको, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट वो बोलते हैं ओल्ड एज का, ठीक है, ओल्ड एज का पेशेंट बोले और हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या बोले, फर्स्ट थिंग बोले कि पर रेक्टल ब्लीड है, ठीक है, पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने जो है इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करवानी है, प्रॉपर चेक करवाना है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर अगर पर रेक्टल ब्लीडिंग है और उसके अलावा जो अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स उनको कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको उस वक्त हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कुछ देर बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर डायरिया हो जाता है, तो इस तरह का जो पेशेंट है वो अगर प्रेजेंट करता है ओल्ड एज के साथ, ओल्ड एज में और पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा अल्टर्ड बाउल हैबिट के साथ, ठीक है, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स के साथ। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इसी केस को घुमा के कुछ इस तरह लिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एज का पेशेंट है, पर रेक्टल ब्लीड है, ओल्ड एज का पेशेंट है लेकिन पर रेक्टल ब्लीड नहीं बोलते, वो बोलते हैं ओल्ड एज के अंदर मेल के अंदर एनीमिया है, तो ओल्ड एज मेल का एनीमिया भी मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की तरफ हमें लेके जाता है या हमारा डायग्नोज ये बनवाता है, ठीक है। तो ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है हम उससे नहीं हटना चाह रहे कि हमारी जो पर रेक्टल ब्लीडिंग है, नॉन टेंडर हो और सडन ऑनसेट स्वीयर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो, ये क्लासिकल ट्राइएड आए
तो उस पेशेंट के अंदर एक्यूट मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन चल रहा है। उसके अलावा शॉक की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, शॉक की वजह से भी मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन हो सकता है, या मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन की वजह से भी शॉक हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है शॉक हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम क्लिनिकल फीचर सेम एज दैट क्रोनिक साइड पे बात करें तो इसके अंदर भी हमें रिस्क फैक्टर दिए होंगे। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन या गट क्लाउडिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास ये होता है कि जो हमारे ये मोस्टली हमारे पास अटैक्स आते हैं एब्डोमिनल पेन के, इस तरह के। फॉर एग्जांपल जब बंदा खाना खा लेता है तो उसके बाद अटैक्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं कि पोस्ट पेरेंडियल, ये हम इस कंडीशन को कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल होता है कि खाना खाने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली लंच के बाद, जो हमारे पास एक एब्डोमिनल पेन का एक कह सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है पर रेक्टल ब्लीड हो और मेल अब्जॉर्प्शन हो। क्वेश्चन के अंदर इस तरह भी लिखा होता है कि वेट लॉस हो, क्योंकि मेल अब्जॉर्प्शन का जो पेशेंट है उसके अंदर मेल अब्जॉर्प्शन का जो पेशेंट है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वेट लॉस आ रहा होगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। तो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है कि एक पेशेंट है, उसने अभी खाना खाया और खाना खाने के बाद उसके एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया है, वेट लॉस हो रहा है कुछ अरसे से, और पेरेक्टल ब्लीड है, तो हमने ये ट्राइएड जो है ये लगाना है क्रोनिक मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन के साथ, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दोनों कंडीशन में सेम ही इन्वेस्टिगेशन है। हमने मेजेंटेरिक एंजियोग्राफी करवानी होती है, सेम एज दैट इस तरफ भी वही एंजियोग्राफी करवानी होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उस समटाइम यहाँ पे पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, तो फिर भी आपने मेजेंटेरिक एंजियोग्राफी ही लगाना है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है शॉक के साथ तो रिससिटेशन, ठीक है, जिसमें अंदर हमने ए बी और सी मेंटेन करना होता है। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है, हमने उसको रिससिटेट करना होता है। उसके बाद जो है हमने अगर एक्यूट कंडीशन है तो अर्जेंट लेप्रोटमी की तरफ लेके जाना होता है पेशेंट को, ठीक है। अर्जेंट लेप्रोटमी में क्या करते हैं हम लोग, अर्जेंट लेप्रोटमी जो पार्ट इन्फार्क्टेड हो चुका है, लेप्रोटमी, ठीक है, तो इसमें जो भी पार्ट हमारा जो है वो इन्फार्क्शन के अंडरगोज जा चुका है या इन्फार्क्शन हो चुकी है उसमें, तो हम उसको निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक गट का पार्ट है, तो इस पार्ट के अंदर अगर इन्फार्क्शन हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी से इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और इस पार्ट को लेके इस पार्ट के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इस तरह जुड़ जाता है और हमारे पास जो गट है वो प्रॉपर फिर काम स्टार्ट कर देती है। तो इसको हम कहते हैं अर्जेंट लेप्रोटमी रिसेक्शन एंड एंड टू एंड, ये एंड टू एंड रिसेक्शन, ठीक है, सॉरी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अर्जेंट लेप्रोटमी रिसेक्शन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है, क्लियर हो गया। एनास्टोमोसिस होता है जोड़ देना। अगर दूसरी साइड पे आए हम बात करें इसके अंदर क्रोनिक के अंदर मेजेंटेरिक एंजियोप्लास्टी करनी होती है, ठीक है। मेजेंटेरिक एंजियोप्लास्टी का क्या मतलब है, मेजेंटेरिक एंजियोप्लास्टी ये एक ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पता है क्रोनिक कंडीशन हो रही है और कोई भी एक आर्टरी ब्लॉक हुई होगी, तो इस कंडीशन में हम ये तो नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी वो गट का पार्ट ही निकाल दें, और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्लॉकेज हो रही होगी, तो हम लोग इसके अंदर जो है स्टंट डाल देते हैं, ठीक है, स्टंटिंग करते हैं। एंजियोग्राफी यही होती है, एंजियोप्लास्टी यही होती है कि हम उसको स्टंट डाल के ओपन कर देते हैं जो भी आर्टरी ब्लॉकेज की तरफ गई हुई होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्यूट मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन, ठीक है। स्पेसिफिकली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फार्क्शन होता है। इसके अंदर डिफरेंट एटियोलॉजीज होती हैं, दो कंडीशन में डिवाइड करते हैं, एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मेजेंटेरिक एंजियोग्राफी ही होती है, और ट्रीटमेंट के अंदर हमने एक्यूट कंडीशन के अंदर तो रिसेक्शन करके अर्जेंट लेप्रोटमी करनी होती है, और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो फिर हमने मेजेंटेरिक एंजियोप्लास्टी करनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक क्लोनिक इस्कीमिया, ठीक है। उसके अंदर क्लोन का इस्कीमिया होता है, वो एक छोटी सी वीडियो बनेगी, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। सोच रहा था कि इसी के साथ ही डिस्कस हो जाएगा, लेकिन वो इसके साथ डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास 2 टॉपिक्स जो कि बच्चों के अंदर रह जाते हैं और हम बार बार उनको डिस्कस किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज होती है, एक इंटरसेप्शन और दूसरा वाल्वुलस, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस जो है ये मेजेंटेरिक इन्फार्क्शन के साथ ये भी प्रेजेंट कर जाती हैं, सॉरी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट कर जाते हैं, तो इनको भी हम मज़ीद डिटेल में देख लेंगे। जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा,
इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।